हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं वर्क पावर एनर्जी के एक और बेहतरीन से सेशन में। और आज अपन बहुत ही बेहतरीन सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो वर्क एनर्जी थ्योरम से एकदम बहुत सारा लाइन वर्क लिखने के बाद आता था, वो एक लाइन में आने वाला है। लेकिन 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 मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ कंडीशंस होता है, उसे हम समझ के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। वर्क पावर एनर्जी का आज है लेक्चर नंबर 7, और अभी तक 6 लेक्चर में मेड जीएक्स आदित्यानंद फिजिक्स चैनल के ऊपर हमने वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का वर्क पढ़ाया, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक एमजी का वर्क, टेंशन का वर्क, स्प्रिंग का वर्क, ये सब आप लोगों को समझाया हुआ है। वर्क के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन करके वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताया, उसके क्वेश्चंस किए थे अब तक। कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा सा है जो मॉडिफाई करके आ सकता है, उसको करके स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब तुम लोगों को ना मैं बताऊं, फिजिक्स बहुत ही आसान है यार, छोटा छोटा चीज से ही मिलके बना होता है। जब टीचर ये सब लैंग्वेज यूज करता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो बच्चों को बहुत ही दिक्कत होने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता इसको कैसे टैकल करें, क्या करें। दैट्स व्हाई बेसिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। तो बेसिक्स को कभी लूज नहीं करना है, एक एक चीज को करना है, समझना है, फिर अप्लाई करना है इक्वेशंस में। तो कभी भी अगर तुमसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम कोई चीज एक मिस कर रहे होगे। फिजिक्स इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है कि कुछ 2-3-4 चीज से ही बन के क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कोई भी चीज मिस तो नहीं कर रहे हो ना, अपने आप पता चल जाएगा, राइट। तो आज अपन वर्क पावर एनर्जी के ऊपर जो आगे की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं खूब सारे न्यूमेरिकल्स कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, उसको देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस खूब आया हुआ है डिफरेंट वेराइटीज में, जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज होता है। तो इसको देखो जरा, एंजॉय करोगे। बोल रहा है अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन अ पॉइंट बी पॉइंट से एक ब्लॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो चुका है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी इंक्लाइंड प्लेन व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सेक्शन BC। ओके, तो मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यहां पे फुल स्टॉप होना चाहिए। BC is smooth and the remaining section CA is rough. BC is smooth and CA is rough. यहाँ पे रफ है मतलब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे स्मूथ है यानी कि सिर्फ mg का कंपोनेंट mg sin थीटा एक्ट कर रहा होगा। अब जैसे ही मैंने mg sin थीटा बोला ना, तो तुम्हारे मेरे को सुनने वाला हर एक बच्चा को पता हो जाना चाहिए था यहाँ पे कि सर ने mg का कंपोनेंट यहाँ पे इस ब्लॉक का मास मान लिया, सर ने m दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लेंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो हर एक जगह नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा सर, है कि नहीं। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ है mg sin थीटा, वो mg sin थीटा क्या करेगा, यहाँ पे लगेगा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक इस सेक्शन को क्रॉस करके इस सेक्शन में एंटर करेगा, तो नीचे वाला फोर्स तो mg sin थीटा लग ही रहा होगा, लगने दो mg sin थीटा, लेकिन ऊपर में एक चीज और लगना शुरू हो जाएगा। वो क्या लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला कि सेक्शन CA इज रफ विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या लिखा, म्यू। अब म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो यहां पे फ्रिक्शन लग सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये स्लाइड हो रहा है, तब ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स के बराबर करेगा। तो ये चीज जानने के लिए हमें आगे का लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, देखेंगे, इट इज फाउंड दैट, जरा समझना, फिजिक्स बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी छोटी चीजों को मिक्स करने से बन जाता है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, बस करने की जरूरत होती है। बोला इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर एज इट रीचेज द बॉटम पॉइंट ए। इसका मतलब यस, यहाँ पे स्लाइड डाउन हुआ है, क्योंकि ए पॉइंट पे आके ये रुक गया है, फाइनल वेलोसिटी को इसने 0 कर दिया। और जब चला था तब देखो, बोल रहा है स्टार्ट स्लीपिंग, जब स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। यानी कि यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। इस प्रोसेस में B से A तक में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये पता चल गया, राइट। यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसमें mg sin थीटा एक वर्क करेगा इसी डायरेक्शन में,
पहला, और यहां से यहां तक फ्रिक्शन पीछे की तरफ वर्क करेगा, जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू एन, एन होगा mg cos थीटा। हमने सब कुछ समझ लिया है मेरे भाई। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, बोल रहा है BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, यानी कि AC कितना है मान लेते हैं, AC मान लेते हैं x है, तो BC कितना होगा वो बताओ तुम। BC बोल रहा है ट्वाइस ऑफ AC, यानी कि ये 2x हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया 3x। बोलो मजा आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC इज ट्वाइस ऑफ AC, तो वो जो डिस्टेंस है इसका डबल है ऊपर वाला, है ना, तो ये हमने मान लिया x, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x। हो गया कहानी। बोला द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू k tan थीटा। देखो यहां पे ध्यान से, आप यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू k tan थीटा है। बोला द वैल्यू ऑफ k इज, तो k का वैल्यू आपको निकाल के हमें बताना है, तो आराम से इधर देखेंगे और एंजॉय करते हुए सॉल्व कर लेंगे। हमें बताया है सर आपने कि ऐसे क्वेश्चंस में वेलोसिटी और वर्क से अगर रिलेशन हो और फ्रिक्शन हो स्पेशली, तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम को याद किया करो, क्योंकि फ्रिक्शन में अभी जो बताने वाला हूं थ्योरम वो काम नहीं करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे अगर वर्क होता है तो वो काम नहीं करेगा। तो हमेशा मैं ये लाइन अभी बोल सकता हूं कि कभी भी क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन है और उसका वर्क तुम्हें दिख रहा है, हमेशा याद करो एक ही को, और वो क्या है, एकदम ब्रह्मास्त्र है भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वो, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या है, हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0। डन है। अब वर्क कौन कौन किया, यहाँ पे mg साइन थीटा ने 3x डिस्टेंस तक काम किया होगा, क्योंकि यहां तक आया, और म्यू mg साइन थीटा x डिस्टेंस तक काम किया होगा, तो इसी डायरेक्शन में है, तो यही दोनों फोर्सेस का हम वर्क सीधा लिख देते हैं। तो वर्क डन बाय द mg, तो लिखेंगे mg साइन थीटा इंटू 3x, बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और माइनस क्या लिखोगे, क्योंकि याद रखना फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, 180 डिग्री के एंगल के चलते निगेटिव लिखना पड़ेगा, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स। देखो हो गया क्वेश्चन खत्म, इज इक्वल टू 0। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये लो आंसर आ गया। अब देखो इसको मैं राइट साइड भेजता हूं, यहां पे और यहां पे, तो इसको राइट साइड भेजता हूं, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू 3x इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स। देखा, और यहां से देखो ये हो गया खुपाच और खुपाच, खुपाच खुपाच, हाँ सर, ये हो गया टकाक और ये हो गया टकाक, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा नीचे है, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, और 3 यहां है, तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया बताओ मुझे, ये हो गया 3 sin बाय cos, तो म्यू का वैल्यू आ गया 3 tan थीटा। अगर इसको इक्वेट करोगे किससे, k tan थीटा से, यहाँ पे k tan थीटा से, तो आंसर क्या आ गया 3। तो इसको इक्वेट करो k tan थीटा से, तो यहां से म्यू का वैल्यू कितना आ गया, ऑन इक्वेटिंग म्यू इज इक्वल टू 3। तो ये बड़ा ही शानदार सा चीज देखो आया, लेकिन तुम कितना एंजॉय कर रहे होगे। सॉरी, k का वैल्यू 3 आया ना, म्यू इक्वेट किया ना तुमने, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3, क्योंकि ये इससे गया ये इससे गया, तो ये k का वैल्यू कितना आ गया 3, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्त, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3, यही हमें निकालना था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो क्वेश्चंस का लैंग्वेज बड़ा था, तुम लोग देख के हड़बड़ा भी रहे होगे कि सर ये तो जेईई मेन में आया है, ये हुआ, कभी भी नीट में आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी आ सकता है, देख रहे हो। लेकिन हमने एक लाइन वर्क एनर्जी थ्योरम को ढंग से सॉल्व किया और इंफॉर्मेशन को ढंग से गैदर किया। कैसा भी क्वेश्चन होगा, कितना भी डिफिकल्ट होगा, फिजिक्स में डिफिकल्ट कोई चीज बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, जब तक वो जेईई एडवांस ना हो जाए। हाँ, जेईई एडवांस में ही डिफिकल्ट आता है, मेंस में नीट में कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत नहीं हो सकता है। क्या कर सकता है बताता हूँ, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ किया, फ्रिक्शन विक्शन डालने की कोशिश करी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन कर सकता है, लैंग्वेज घुमा सकता है। लेकिन जब तुम बेसिक चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से किए हो, आसान आसान तरीके से फिजिक्स सीख रखा है, तो ज़्यादा लफड़े की चीज़ें नहीं होती, आराम से सॉल्व होता हुआ चला जाता है। देखो तुमने सॉल्व भी कर लिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप
इसको पढ़ो, क्वेश्चंस को 2015 में आया है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करवा दिया, क्योंकि हमने देख लिया क्या फ्रिक्शन है यहाँ पे, इसीलिए। तो ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क थे, लेकिन मैं इसलिए सॉल्व कर दे रहा हूं कि तुम्हें दिक्कत ना आए बच्चों। बोला पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, इसका डायमेंशन नहीं है, मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्म रफ ट्रैक PQR। ओके, इस बार पूरा का पूरा सरफेस ही रफ कर दिया है, ये मजेदार बात है। चलो PQR shown in the figure, the coefficient of friction between the particle and the rough track equals mu। यानी कि ये पूरा का पूरा रफ ट्रैक है तो सब जगह म्यू ही है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यहां से जब कोई पार्टिकल आएगा तो यहां की तरफ कितना लगेगा जल्दी से बताओ, म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन, और नीचे कितना लगेगा mg sin थीटा। चलो ये लिख दिया मैंने, नीचे ये लगा और ऊपर ये लगा, पता है अभी बार बार मैं करे जा रहा हूं। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब पार्टिकल यहां से आगे निकलेगा तो यहाँ पे mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे mg का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस करके क्या करेगा, जीरो कर देगा 90 डिग्री के एंगल के चलते। 90 डिग्री एंगल के चलते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल और mg खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा वो बताओ। फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, तो हो जाएगा म्यू mg। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू mg। देखो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, तो अब यहाँ पे mg sin थीटा, म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे म्यू mg ये वाला डिस्टेंस। तो अब देखो कितना मजेदार कहानी सेट होने वाला है, जरा देखने की कोशिश करना। बोल रहा है द पार्टिकल इज रिलीज्ड को क्या लिख दिया यार, ये इधर देखो पिनेकल इज रिलीज लिख दिया है, द पार्टिकल इज रिलीज होगा यार, ठीक है। इधर देखो, यहां देखो, द पार्टिकल इज रिलीज्ड, इसको यहां सेट करो, है ना। पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जल्दी बताओ, P, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट R। P से स्टार्ट करके पार्टिकल कहां तक आ गया जल्दी से बताओ, P से स्टार्ट करके पार्टिकल R तक आया है, देख लो R तक, R यहां है, इसको मिस मत करना, R यहां तक। कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट R, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो दे दिया इस क्वेश्चन वालों ने, और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो कर दिया, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब मैं जीरो लिखने वाला हूं। अब क्या बोल रहा है, द एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट PQ एंड QR ऑफ द ट्रैक। अब देखो यहां पे mg तो है नहीं, यहां पे जो एनर्जी लॉस हुआ है वो फ्रिक्शन ही एनर्जी का लॉस करता है, अभी हम देखेंगे भी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वो एनर्जी को कंजर्व नहीं करा सकता है, वो हमेशा लॉस करा देता है, अभी पता भी करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये, तो फ्रिक्शन के द्वारा ही एनर्जी का लॉस होता है, ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा। और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जो अभी तुरंत आने वाला है, अभी इस क्वेश्चंस के बाद हम वही पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपका अभी एक क्वेश्चन हो सकता है बच्चों वालों की, सर कौन सा फोर्स लॉस करता है, कौन सा फोर्स नहीं करता है लॉस। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रिक्शन जो होगा वो क्या करेगा, यहां पे लॉस करेगा, समझ में आया। और एयर रेसिस्टेंस जो होगा वो लॉस करेगा, ग्रेविटी जो होगा वो स्टोर करेगा। अब ये सब मैं कैसे बोल रहा हूं, द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो अभी कराने वाला हूं, ठीक है, टेंशन नहीं हो रहा है। ओके सर, तो हमें आपने ये अभी कंफर्म कर दिया कि फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस करता है। अब देखो बोल रहा है द नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन पार्टिकल चेंजेस द डायरेक्शन, यहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। ओके, एक इंफॉर्मेशन ये मिला हमें, सिर्फ एनर्जी फ्रिक्शन का यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लॉस हुआ है, जो लॉस यहां पे हुआ है वही लॉस यहां पे हुआ है, ऐसा भी बोल दिया इस क्वेश्चन वालों ने। बोल रहे द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड डिस्टेंस x इक्वल टू QR, तो QR को क्वेश्चन वालों ने x बोल दिया है। चलो अब देखो ये 2 मीटर लिख रखा है ना, परपेंडिकुलर का, तो ये कितना होगा, इसको अभी मैं z लिख देता हूं, z का वैल्यू निकाल लूंगा इस ट्रायंगल से। तो यहां पे एनर्जी लॉस्ट कहां हुआ है वो देखो, फ्रिक्शन में, तो मैं क्या लिखूंगा वो देखो यहां पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा ध्यान देना,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जी लॉस्ट इन पार्ट पी क्यू इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट इन पार्ट क्यू आर। पी क्यू में जो एनर्जी लॉस हुआ वो फ्रिक्शन नहीं किया है, क्या लिखोगे? फ्रिक्शन का वर्क लिखेंगे बस। म्यू एम जी कॉस 30 लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, और यहां पे ये हो गया क्या? म्यू एम जी कॉस 30 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेट इट बी जेड हो जाएगा, जेड 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 जेड। तो ये है 2, ये है 30, तो ये जेड कितना होगा? अब ये क्वेश्चन है, ये जेड कितना होगा ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे साइन 30 कॉस 30 क्या लिखोगे? तो साइन 30 लिखता हूं मैं, तो P बाय एच हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूं दूसरे पेज में ऐड करके साइन 30, ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये किसके बराबर होगा? P बाय एच, एच कितना है? Z, तो Z किसके बराबर हो जाएगा? 4 मीटर के। तो ये भी तुम्हें पता चल गया, देखो मजेदार तरीके से। तो यहां पे ये डिस्टेंस 4 मीटर का हो जाएगा, है ना? तो लिखोगे म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 4। ये एनर्जी का लॉस हुआ है भैया ऊपर में। कैसे पता? फ्रिक्शन का वर्क ही एनर्जी लॉस करा सकता है। एमजी तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, स्टोर कराता है। तो अब ये क्वेश्चन तो आस्क वाला क्वेश्चन है, तो उसे थोड़ी पता है कि तुम अभी तक कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना यार, है कि नहीं? ठीक, और किसी को टफ तो नहीं लग रहा है? सामने देख रहे हो ना, आ सकता है कभी भी क्वेश्चन, ध्यान रखना। और तब भी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा लगे कि तुम्हें कोई चीज टफ मिल रहा है, समझ लो तुम ग्रो कर रहे हो। जब तक तुम्हारे अंदर पुराना चीज पढ़ते रहोगे तो तुम्हें मजा आता रहेगा। जैसे ही थोड़ा सा भी तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस फील करने लगा, ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो गई, समझ लो तुम ग्रो कर रहे हो, तुम सीख रहे हो। जो तुम्हें नहीं आता है वहां पे तुम्हारा काम हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको किसके बराबर कर दूंगा मैं, बताओ? यहाँ का एम जी का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क, यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू एम जी ही लग रहा है, देख रहे हो ना? और ये वाला डिस्टेंस एक्स। कितना आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हो जाएगा म्यू एम जी इंटू एक्स। अब इस बार देखो, तुम्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये म्यू एम जी खत्म हो जा रहा है, म्यू एम जी खत्म हो जा रहा है, तो डायरेक्ट एक्स निकल जाएगा यहां से। एक्स का वैल्यू हमने तुरंत से निकाल लिया। एक्स भी निकालने को था इस क्वेश्चन में। बोल रहा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एंड द डिस्टेंस एक्स। तो पहले एक्स निकल रहा है, ठीक है ना? एक्स कितना होगा? 4 cos 30। तो 4 तो 4 हो गया, cos 30 कितना होगा बताओ? √3/2 हो जाएगा 2√3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1.73। ओके, तो 2 × 1.73 हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 4 1 2 1 जा 2 1 3, 3.46 मीटर हो जाएगा एक्स। देखो 3.46 को और एक काम करो, इसमें डाल दो तो 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो एक चीज तो पता चल गया कि ये दो ऑप्शन खत्म। देखा? अब ये दोनों के लिए म्यू भी निकालना पड़ेगा। अब ये 0.20 के बराबर है, ये 0.29 है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो अब कोई दिक्कत रह नहीं गई है क्योंकि x पता चल गया है। तो इसी इक्वेशन में यदि मैं ये वाला x का वैल्यू रख दूं तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब क्या करोगे बताओ मुझे म्यू निकालने के लिए? अब क्या करोगे मुझे बताओ? ये तो एक चीज निकाल दिया, अब क्या करोगे? अब फिर से याद करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम को। बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया यार, काफी चीज यूज कर रहा हूं मैं। अब यहां पे तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहां पे टोटल किस किस ने वर्क किया वो पता है, यहां पे किस किस ने वर्क किया वो पता है। तो इस इनिशियल और इस फाइनल के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम का इंप्लीमेंट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे P और R के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। तो मैंने फिर से दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन P एंड Q। देखो, ठीक, बोलो, बढ़िया, सुंदर, मजेदार, बोलो बोलो बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन P एंड Q। देखो मजा आ गया। P एंड R ना, P एंड R, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन P एंड R। तो ये हो गया P, ये हो गया R। देखो, तो चलो शुरू करते हैं यहां से लेके यहां के बीच का। ओके दोस्त, तो यहां पे mg sin थीटा, तो sin 30 हो जाएगा, mg इंटू sin 30 इंटू 4, म्यू mg इंटू cos 30 इंटू 4, ये दोनों का वर्क हो जाएगा। यहां पे माइनस म्यू mg इंटू एक्स का वैल्यू 3.5 लिखूंगा इज इक्वल टू 0। तो मैं एक एक करके लिखता हूं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऊपर वाले में,
हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस 30 और इंटू 4। देखो मजा आ गया। हाँ सर, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है तो यहां पे लिखूंगा मैं एम जी इंटू साइन 30 जो 1/2 के बराबर है और इंटू 4 क्योंकि ये भी 4 ही है। और फिर से फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 3.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्यों सर? क्योंकि राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा मैंने, तो फाइनल जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां भी रेस से स्टार्ट किया था और यहां पे भी रेस से स्टार्ट, तो इसीलिए दोनों हाफ m0 का स्क्वायर हाफ m0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया। अब इसमें देखो एक ही चीज अननोन है, वो है म्यू, तो निकल जाएगा क्योंकि जब तुम mg कॉमन लोगे तो mg यहां से निपटेगा, mg खुपाच करेगा, mg खुपाच करेगा, कॉमन निकाल लो, है कि नहीं? तो ये माइनस और ये माइनस वाले को उधर ले जाओ और यहां पे इसको रखो, तो यहां पे लिखोगे तुम क्या 4 इंटू इसका वैल्यू इंटू साइन 30 कितना है 1/2, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा म्यू उधर गया 4 इधर आया, हो जाएगा 4 म्यू इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2। कोई परेशानी नहीं है। फिर ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3.5 इंटू म्यू। तो अब देखो यहाँ पे कितना मजेदार बात आया, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2 म्यू इंटू √3 है ना, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो अब क्या हो गया यहाँ पे म्यू, यहाँ 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 मैंने किया है क्या अभी तुरंत मल्टीप्लाई ये किया है, तो ये भी 3.5 ही लिखूंगा मैं, 2 इंटू √3 तो किया है यहाँ पे, तो 3.5 लिख लूंगा मैं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 3.5 म्यू 3.5 म्यू लिख ही लो। चलो 3.5 म्यू और प्लस 3.5 म्यू, तो ये हो जाएगा 7 म्यू इज इक्वल टू 2 है ना, 2 इज इक्वल टू 7 म्यू। तो यहां से तुम निकाल लो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 2/7, तो हो जाएगा 0 पॉइंट दिया तो 0 हो गया, तो 7 से गया 7 2 जा 14, तो बचा कितना 6 है कि नहीं 6, और फिर पॉइंट है तो 60 हो गया, तो 7 9 जा 63 के आसपास आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, ये लगभग लिख देता हूं 0.29, तो ये 29 वाला आंसर हो जाएगा। समझ आया? वैसे भी देख लो ना 7 3 जा 21 होता है, 3 के आसपास तो 29 ही है ना, 2 तो है नहीं, तो आंसर अब हमारे पास आ गया 3.5 तो था, ये नहीं हुआ, ये हो गया 3 के आसपास वाला आंसर। तो देखो मैं तुम्हें इतना बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके क्या क्या सिखाना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में कितना इंफॉर्मेशन है वो सीखने की कोशिश करो। एनर्जी लॉस बोलेगा तो तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाएगा कि एनर्जी लॉस फ्रिक्शन कराता है तो उसका वर्क लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन भी इसने यूज करवा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके, तो चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा कि यस किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको दोबारा से सॉल्व करना घर में जाके, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को जो बताते जा रहा हूं। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव। तो यहां बताने से पहले ये जो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की बातें मैं कर रहा हूं पॉइंट वाइज, इससे पहले मुझे कुछ समझाना है। देखो ध्यान से, कंजर्वेटिव के बारे में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जरा सा ना कुछ चीजें मैं बताना पसंद करता हूं, जरा देखो। जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है mg के वर्क के बारे में, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट भूल जाओ, इधर आ जाओ। mg के पॉइंट के बारे में जरा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना मेरे बातों को, तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे सपोज करो मैं एक लेवल बना लिया, ये लेवल बना लिया, मान लो दिस इज द लेवल, ओके, एक लेवल बना लिया, और यही लेवल क्या किया मैंने, यहां से यहां तक एक दो लेवल दे दिया। सपोज करो मैंने क्या बताया था तुम्हें, यहां से एक ब्लॉक को उठाया और ऊपर ले गया। यह हाइट कितना है सर, सपोज करो h, तो mg नीचे लग रहा होगा, हाँ, तो यहां से कोई पार्टिकल गया ऊपर, a से लेके b तक गया, ओके, b पे आ गया, ठीक, स्लोली गया। ऐसे मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैंने एक फोर्स लगाया, इसको धीरे धीरे खींचते हुए यहां तक लाया, कोई वेलोसिटी नहीं दिया, ईच एंड एवरी इंस्टेंट मैं अपना फोर्स और वो जो फोर्स है mg उसको बराबर रखा, तो ये ऊपर आ गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये कार को मुझे लिफ्ट करना है, तो कार के नीचे mg लग रहा है कार का, है ना बच्चों, तो कार के नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है कार का, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ, देखो वेलोसिटी नहीं आ रहा है ना, लेकिन ऊपर जा रहा है, यहां तक ले गया, तो वेलोसिटी नहीं आया, तो इसी को हम बोलते हैं
कि दोनों फोर्सेस को बराबर रखा ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे। थोड़ा जल्दी किया, इतना टाइम नहीं देने वाला था मैं। और अब देखना सिचुएशन क्या होगा, यहां से फिर से दोबारा मैं इसको नीचे लाया, ये काम किया। तो ऐसा सिचुएशन को हम बोलते हैं राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिप। तो पहले जब ए से बी गया और बी से ए आया, तो मैं इंटरेस्टेड हूं राउंड ट्रिप के ऊपर। इसमें इंटरेस्टेड हूं राउंड ट्रिप में। राउंड ट्रिप का मतलब ये नहीं होता है सर्कल में कोई चीज घूमेगा। आया बात समझ में कि नहीं? राउंड ट्रिप का ये मतलब नहीं होता है कि ये सर्कल में घूमेगा। बात आया कि नहीं समझ में? पहला पॉइंट कोई और था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर दिया, कोई बात नहीं है, पहला भी डिस्कस करते हैं उधर की तरफ। तो राउंड ट्रिप का मतलब हुआ ए टू बी एंड बी टू ए। जहां से गया वहीं पे आ गया, दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिप। ए से बी तक गया, फिर यहां से आते 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 ए पे आ गया, दिस इज राउंड ट्रिप। तो ये जो ग्रेविटी नाम का फोर्स लग रहा है, इसका वर्क इस राउंड ट्रिप में मैं देखना चाहता हूं। एक और एग्जांपल कोट करूंगा अभी तुरंत, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक और एग्जांपल अभी तुरंत कोट करता हूं। मैं एक और चीज करना चाहता हूं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है और उसको मैं हॉरिजॉन्टल में, ये तो mg नाम का फोर्स से मैंने ये काम करवाया, और फ्रिक्शन से भी यही काम करवाना चाहता हूं। मान लो ये m नाम का बॉडी है, जितना फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट लगा दिया मैंने। सपोज करो स्लोली लेके गया, इसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है ना, और मैं क्या किया, इसको कुछ डिस्टेंस कवर करा दिया। सपोज करो कितना डिस्टेंस कवर करा दिया, x डिस्टेंस कवर करा दिया। तो ये है a टू b, ओके, और फिर b टू a, ये राउंड ट्रिप में लाया। पहले मैं क्या किया, उठा के इसको a से लेके b तक गया, ओके, टिक 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 टिक, ठीक। फिर क्या किया मैंने, जल्दी बताओ। फिर यहां से जल्दी बताओ, टिक 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 टिक। तो ये राउंड ट्रिप में गया, a टू b गया और फिर b टू a आया वाया दिस पाथ स्ट्रेट लाइन। यहां पे मैं इंटरेस्टेड हूं फ्रिक्शन के वर्क में, और ऊपर वाले में मैं इंटरेस्टेड हूं किसके, mg के वर्क में। यहां पे मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसमें इंटरेस्टेड हूं। तो देखो ध्यान से तुम लोग, ये पेज खुला हुआ है तो पहले इसे कर देता हूं। ये म्यू mg इधर है, x इधर है, तो वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी बी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप आरटी लिख दिया, बोलो। अब यहां पे देखो, ये जो ए बी का वर्क है, ये माइनस म्यू mg इंटू एक्स, क्योंकि फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर 180 डिग्री एंगल। यहां पे तुम लिखोगे माइनस म्यू mg इंटू एक्स। यहां पे तुम लिखोगे, जब ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, स्लोली ला रहे हो, इसीलिए तुम जो फोर्स लगा रहे हो यहां से बी टू ए के लिए, तो इधर की तरफ म्यू mg फोर्स लगने लगेगा। जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ ला रहा हूं, तो बहुत ही स्लोली इन्फिनिटेसिमल स्मॉल से इसको ला रहा हूं। बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। माइनस म्यू mg एक्स, ओके। तो वर्क डन बाय द, क्या लिखा है मैंने, आरटी, जल्दी से बताओ। वर्क डन इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप क्या है, ये राउंड ट्रिप। तो फ्रिक्शन का हमने देखा है कि राउंड ट्रिप में जो फ्रिक्शन ने वर्क किया वो -2 म्यू mg एक्स वर्क किया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। फ्रिक्शन राउंड ट्रिप में जो वर्क करता है वो कुछ नॉन जीरो वर्क करता है, पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देख रहे हो? और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दूसरा यूज करूंगा, लेकिन mg जो राउंड ट्रिप में वर्क किया वो देखो, वर्क डन बाय द mg इन a टू b प्लस वर्क डन बाय द mg इन b टू a। मैं इंटरेस्टेड हूं वर्क डन बाय द mg इन राउंड ट्रिप। बोलो, मजा आ रहा है तुम लोगों को? वर्क डन बाय द mg इन a टू b, mg नीचे और ab ऊपर, तो क्या लिखोगे, माइनस mgh, mg नीचे h नीचे, तो क्या हो जाएगा, प्लस mgh। दोनों मिलके कितना हो गया, 0। दोनों मिलके कितना हो गया, 0। तो अब तुम्हें मैं कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करूंगा। वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। एक फोर्सेस जिसका राउंड ट्रिप में वर्क 0 होता है, और एक फोर्स जिसका राउंड ट्रिप में वर्क 0 नहीं होता है। तो हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया दो काइंड ऑफ फोर्सेस के।
कुछ फोर्सेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर, जो राउंड ट्रिप में वर्क जीरो कर देता है। राउंड ट्रिप का मतलब सर्कल नहीं, वो कहीं से कहीं, कहीं से कहीं जाके जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आना होता है। वॉट एवर बी द पार्ट डजंट मैटर। अब देखना एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका राउंड ट्रिप में वर्क जीरो नहीं होता है। और इसी का एक और दूसरा एग्जांपल कोट करता हूं, यहां पे देखना, मजा दिला दूंगा मैं तुम्हें अभी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसी फ्रिक्शन के वर्क को अगर मैं, यहां पे खिचड़ी हो जाएगा, इसको हटाओ, इसी फ्रिक्शन के वर्क को थोड़ा और पेज ऐड कर देता हूं, और मैं इंटरेस्टेड हूं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में ही। अगेन मैं इंटरेस्टेड हूं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में, बट इस बार पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रखूंगा मैं। पाथ में क्या करता हूं, चेंज करता हूं, इंक्लाइंड कर देता हूं, सपोज करो ये रहा इंक्लाइंड। ओके, मुझे बताना मेरे भाई, ये रहा इंक्लाइंड। तो तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है यहां पे फ्रिक्शन का वर्क। कितने लोग तुरंत से बता दोगे फ्रिक्शन का वर्क बिना देखे हुए, जल्दी से बताना। तो यहां पे मैंने एक फोर्स लगाया और नीचे लगा फ्रिक्शन, म्यू एम जी, यह है नॉर्मल। बताओ तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है जल्दी से। अगर यह हाइट h है और यह हाइट, यह डिस्टेंस x है, जल्दी से बताओ बिना टाइम खोटा किए हुए। सर आपने बताया हुआ है कि फ्रिक्शन का वर्क म्यू एम जी एक्स होता है, यार तुम्हें आ भी रहा है समझ में या नहीं? यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा ये रहा एम जी, यही दिन के लिए तो बताता हूं मैं कॉन्सेप्ट। यहां पे ये वाला हो जाएगा, ये जो भी एंगल होगा वही एंगल ये होगा, एम जी का ये वाला होगा। मान लो ये थीटा है तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन, या इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये होगा म्यू इंटू नॉर्मल होगा एम जी कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? अरे आया या नहीं आया? यहां पे क्या होगा बेटवा, सर ये जो होगा ना, ये एम जी का इधर वाला कंपोनेंट होगा सर। एक तो एम जी का एम जी कॉस थीटा हो गया एम जी साइन थीटा, बहुत मजा आया। और फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन, बहुत मजा आएगा। एन क्या होगा वो बताओ जल्दी से, एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो यहां फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। बोलो मजा आया? तो जब वर्क डन निकालोगे तो क्या लिखोगे, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा वो तुम निकाल लो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू लिख के। तो कॉस थीटा का भी वैल्यू लिखो और ये वाला डिस्टेंस h के और इसके फॉर्मेट में निकाल लो, तुरंत से निकल जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? फिर से अब नालाकों पेट चीर के ना भोटी निकाल दूंगा। 1 घंटे तक पढ़ाया था 2 क्लास पीछे कि कभी भी इंक्लाइंड के ऊपर फ्रिक्शन का वर्क पूछे तो एम जी म्यू एम जी इंटू ये वाला डिस्टेंस लिखना बिना टाइम खोटा किए हुए। फ्रिक्शन का वर्क डायरेक्ट बताया हुआ है, और किसी भी बात यहां पे ऐसे पूछे इसी पे डिपेंड करेगा ये वाला चीज। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन म्यू एम जी एक्स है, देखो ध्यान से देखना, देख रहे हो है ना? और वैसे देखोगे तो मान लो अगर ये जेड डिस्टेंस है, सपोज करो जेड है सपोज करो, तो तुम लिखोगे म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू जेड, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यही लिखोगे। चलो इसी को लिखो, उसका ज्यादा यूज नहीं है, वो याद कराने के लिए था। माइनस लिखो सर, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू जेड। अब कॉस थीटा का वैल्यू और जेड का वैल्यू रख के देख लो, यही आंसर आएगा जो लिखा हुआ है वहां पे, रख के देख लो। चलो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी बाय एच, तो एक्स बाय जेड, लो हो गया आंसर। तो माइनस म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बी कितना है एक्स, बी बाय एच, एच कितना है जेड इंटू जेड। तो ये दोनों चला गया खुपाच करने के लिए। बोलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो, ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। देखो यही तो लिखा था डायरेक्ट। फिलहाल मैं ये बताने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो अगर मैं इंक्लाइंड पे भी लेके जाता हूं और लेके आता हूं, तो जब लेके जा रहा था तो फ्रिक्शन नीचे काम कर रहा है, जब नीचे आने शुरू हो जाएगा तो फ्रिक्शन इधर काम करने लगेगा। कभी भी राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होता है। और मैंने अगर पाथ चेंज किया तो यहां पे एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू जेड काम कर रहा है, जबकि यहां पे स्ट्रेट लाइन में 2 म्यू जी इंटू एक्स काम कर रहा है राउंड ट्रिप में। अगर सीधा सीधा डिस्टेंस यहां से यहां दे रहा हूं मैं, तो 2 म्यू एम जी इंटू एक्स काम कर रहा है। तो देखो मैं इंक्लाइंड के ऊपर ले जा रहा हूं इधर, बात समझ में आ रहा है?
इधर, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये है एक्चुअल में इनिशियल लेवल, ये है फाइनल लेवल, ये है एच है। क्या एच पे डिपेंड कर रहा है? आंसर है नहीं। ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, जिस पाथ के थ्रू इसे तुम ले जा रहे हो। फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, वो अलग बात है कि मैंने तुम्हें ये वाला चीज रिजल्ट में बता दिया है। लेकिन तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि सर म्यू एम जी कॉस थीटा का फोर्स इधर लगा, जेड इधर लगा, इसी पे डिपेंड कर रहा है ये। बट अगर तुम एम जी की तरफ जाओगे अभी पीछे चलते हुए, और इस एम जी को बोलोगे एम जी, अगर मैं तुम्हें यहां से ऐसे ले जाता, 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 तो क्या तुम्हारा वर्क क्या होता? तो एमजी बोलता भैया मेरा वर्क हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होता, सिर्फ हाइट में होता, और ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट को अगर आप ऐड करोगे तो वही मिलेगा जो आपने पहले लिख रखा है एच। तो एमजी बोलता ए से बी में चाहे तुम सीधा ले जाओ मुझे तो भी मेरा वर्क माइनस एम जी एच ही होगा, और चाहे तुम ऐसे नचाते हुए ले जाओ तो भी ऐसे ही होगा, और या तुम मुझे कुछ अच्छा सा एकदम स्मूथ ट्रैक पे ले जाओ तो भी मैं इसी हाइट पे वर्क डन निकाल के दूंगा। यानी कि mg एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा था कि उसको किस रास्ते के थ्रू ले गए थे। तो ऐसे वर्क जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन बाय द mg इन ऑल थ्री केसेस फ्रॉम ए टू बी, जाने वाले पाथ को मैंने ए टू बी ही बोला है, जाने वाले पाथ को मैंने ए टू बी ही बोला है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सॉरी, और ए टू बी ही बोला है सपोज करो, तो तुम बोलोगे इन तीनों सिचुएशन में वर्क डन बाय द mg माइनस mg h है, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट, ओके ओके ओके, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि ये कहां पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ही, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ही डिपेंड करता है। बात आ रहा है समझ में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ही डिपेंड करता है बात। राउंड ट्रिप में जीरो होता है यहां पे, और दूसरा क्या बताया मैंने यहां पे कि इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है, पाथ एक्चुअल पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहां पे पाथ इंडिपेंडेंसी की बात होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात होता है, जो राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो करता है। लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो राउंड ट्रिप में वर्क जीरो नहीं करता है, जिसका वर्क एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ ऐसा है तो ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा तो वर्क कुछ और होगा, उस पाथ पे डिपेंड करने लगेगा। तो कुछ फोर्सेस, अब तुम लोग कुछ बच्चे यहां पे ना कंफ्यूज होने लगे होंगे कि सर ये क्या है, ये तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। गलत। इनिशियल और फाइनल का मतलब है कि ये है इनिशियल लेवल और ये है फाइनल लेवल, ये क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? ये नहीं, ये तो फाइनल रिजल्ट है वो mg इंटू एक्स। एक्चुअल में यहां फ्रिक्शन का फोर्स म्यू mg cos थीटा है। ये गलती मत करो, cos थीटा को तुम छोड़ रहे हो, म्यू mg है ही नहीं फ्रिक्शन यहाँ पे, इंक्लाइंड के ऊपर फ्रिक्शन एक्चुअल में म्यू mg cos थीटा है। तुम cos थीटा भूल के ये सोच रहे हो। कुछ लोग पक्का सोच रहा होगा, कौन कौन ये सोच रहा था बताना तो। सर ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पे कहां कर रहा है? भैया इस बार का फोर्स म्यू mg थोड़ी है यार, म्यू mg cos थीटा है। वो तो cos थीटा का वैल्यू तुमने रखा, ये वाला वैल्यू z से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट करके कुछ रिजल्ट पैदा किया है। मैंने ये रिजल्ट बताया था तुम्हें कि फ्रिक्शन अगर कहीं भी एक्ट कर रहा है, कैसा भी पाथ हो रहा है इंक्लाइन के ऊपर, उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा ये वाला वर्क दे देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा है
और ये वाला Z इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिसको इस चीज में दिक्कत है ना, अभी जो चीज बोल रहा हूं ना मैं, वो बैकग्राउंड के 2-3 लेक्चर के थ्रू बोल रहा हूं मैं। किसी को अगर सब कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो जाके पुराना एक लेक्चर देखो, उससे एक पीछे का एक, तुम्हें मजा आएगा। ये आधा घंटा तक ये बताया था। कितनों को समझ आ रहा है कमेंट करके बताना। ये बेहतरीन चीज सर आपने बताया था, बड़े बड़े यूरोडो के क्वेश्चन यूं सॉल्व किया था इसी से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, सबका टेक्निक था वो। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें पता चल गया सर कि राउंड ट्रिप का वर्क 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो सकता है जिसमें वो कंजर्वेटिव है, जहां नहीं हो सकता वो नॉन कंजर्वेटिव है। फिर आपने बताया सर कि कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ लेंथ पे, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, रास्ता सीधा ले जाओ या घुमा फिरा के ले जाओ या नचा नचा के ले जाओ, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कंजर्वेटिव होता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को जरा देखो। अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से ऐसे धक्का देके छोड़ देता कुछ वेलोसिटी से, सपोज करो यहां एक एग्जांपल कोट कर देता हूं। चलो एक ब्लॉक लिया मैंने और यहां पे क्या किया, जल्दी देखना, इसको कुछ वेलोसिटी v देके मैंने फेंक दिया, वेलोसिटी v देके मैंने फेंक दिया ऐसे टक, और यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है मान लो म्यू mg। ओके, तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यही होगा या नहीं होगा, तुम लोग खुद बताओ, करके देख लो, करके देख लो। सपोज करो ये हमारे पास एक मेरा प्लेटफॉर्म मैंने बना लिया है तुम्हारे लिए, कभी भी एक हॉरिजॉन्टल वाला मुझे जरूरत पड़ता रहता है, और यहाँ पे ये फोन को नीचे कर देता हूँ। ये भी बड़ा कठिन चीज है मेरे लिए तो, लेकिन फिर भी मैं यूज करता हूँ इसको। चला देखना, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा ही वेलोसिटी दूंगा कि नीचे ना गिरे। देखो रुक गया ना, रुक गया ना। क्या हो रहा है बताओ, मेरा जो है वर्क है, मैं जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया इस बॉडी के ऊपर 12 mv², वो कहाँ जा रहा है बताओ मुझे, लॉस हो जा रहा है सर आपका वर्क। देखो रुक गया, देखो रुक गया, लेकिन 10 का कार गिरने वाला है अभी, लेकिन 10 का कार अभी गिरने वाला है। जरा देखना, अभी कार गिराना ठीक बात नहीं है, नहीं तो फंस जाएंगे अपन बुरे तरीके से। ये कवर में कुछ नहीं है क्या, कवर गिराता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने आराम से देखना एक लेवल बना लिया, ग्राउंड लेवल, ये है हमारा इनिशियल लेवल। सीखना, फिजिक्स सिखाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, दिख रहा है तुम लोगों को, ये है इनिशियल लेवल। इसको मैं फिक्स कर लिया अपने हाथों से, और इसको उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखना टक 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 टक। यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, कि एक लेवल बनाया हूँ यहाँ पे। सपोज करो ये लेवल है हमारा, यहाँ पे एक लेवल है, और ये लेवल से मैंने क्या किया देखना ध्यान से, इस ब्लॉक को उठा के मैं लेके गया किसी हाइट तक, सपोज करो यहाँ तक, और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखना इस बार क्या हो रहा है, देखो mg नीचे लग रहा है ना। मैंने इसको स्लोली ऊपर लिया, 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 mg वर्क कर रहा है और मैंने छोड़ा इसे, तो ये दोबारा से जहां से स्टार्ट लिया था ना वहां आ जा रहा है। मैं इसे नहीं बोल रहा हूं कि चल भाई तू, मैं इसे जबरदस्ती खींच के थोड़ी ला रहा हूं वहां पे, नहीं। बट इसी की तरह जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने कोट किया था तुम्हारे लिए, जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया था, सपोज करो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं यहां से इसको वेलोसिटी v प्रोवाइड करता हूं तो क्या होगा देखना, टक, वेलोसिटी v लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? वेलोसिटी v जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मजा आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैंने दिया और ये लॉस हो गया, हमारा सारा एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था वो इस सरफेस के फ्रिक्शन ने खा गया। इसका मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जहां पे अगर कुछ एनर्जी दो तो वो लॉस कराता है, और कुछ ऐसे फोर्सेस है जहां पे एनर्जी दो तो वो स्टोर करा देता है। जैसे कि अभी किया था, ग्रेविटी में एनर्जी स्टोर हो रहा था, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो आप पढ़ने वाले हैं। तो जब बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जब बॉडी को मैं यहां से उठा के इस हाइट तक लेके गया था तो मैंने बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो तो वो स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए ये दोबारा से अपने वर्क को एनवायरनमेंट में वापस कर देता है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क था उस बॉडी को ऊपर तक ले जाने में, वो दोबारा से एनवायरनमेंट को वापस किया, वो बाकी के मॉलिक्यूल के ऊपर वर्क कर करके। और ऐसे फोर्सेस और भी हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स है। सपोज करो मेरे हाथ में स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को खींचा 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 और खूब खींच के इसको छोड़ा, तो क्या होगा, एकदम से नीचे आएगा। इनिशियल से डिस्टॉर्ट किया, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, कुछ वर्क किया, मेरा वर्क स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैंने रिलीज किया, दोबारा से वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल पे वर्क करके वापस कर दिया एनवायरमेंट को। तो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसके ऊपर अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है तो एनवायरमेंट को वापस होता है। दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आया समझ में? But at the same instant, like friction, like mg force and spring force, these are conservative. But another kind of force we have friction. इसमें मैंने velocity दिया v, लेकिन ये क्या किया, loss of energy कर दिया। यहाँ पे एनर्जी बचा ही नहीं फाइनल ऑब्जेक्ट के पास, तभी तो ये रुका हुआ पड़ा हुआ है, उसका वेलोसिटी 0 हो गया है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या किया, एनर्जी का लॉस किया। यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो। राउंड ट्रिप पे वर्क 0 नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट फोर्स। यहां पे क्या लिख पाओगे तुम, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट फोर्स होता है, डिपेंडेंट फोर्स। तो ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसके और भी एग्जांपल है। फ्रिक्शन जल्दी तुम्हें समझ में आता है इसलिए फ्रिक्शन लिखा। एनी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। जनरली जो, जैसे कि तुम साइकिल चला रहे हो तो तेजी से ऐसे कप हो रहे हो, तो तुम धीरे धीरे चला रहे हो तो धीरे धीरे हवा लग रहा होता है तुम्हें, तेजी चलाने लगते हो तो बहुत तेजी से कोई चीज तुम्हें रोक रहा होता है। जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते हो तो फोर्स जो एयर रेसिस्टेंस का होता है वो बढ़ता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। लेकिन mg वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है। 500 मीटर पर सेकेंड से एकदम बुलेट छोड़ो या फिर एक बॉल को छोड़ो, धरती माता का नीचे जो mg है वो mg ही लगेगा। वो m अगर दोनों का सेम है तो बराबर ही लगेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। तो some forces are velocity dependent forces, that is non-conservative in nature, like air resistance, friction force, जो viscous force होता है liquids के ऊपर, जो कि fluid mechanics में पढ़ेंगे। These are non-conservative kind of forces where loss of energy is taking place, and here these are conservative forces, जो कि mg वगैरह में बोल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, energy is stored in the form of potential energy। और जब तुम एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करोगे तो दैट एनर्जी इज इंटर कन्वर्टेबल। वो जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ वो दोबारा से इन्वायरमेंट को वापस मिला है। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एनर्जी है यहां पे वो कोई भी लॉस एनर्जी का नहीं होता, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी है। और जो वर्क है, वर्क इज रिकवरेबल। जो एक्सटर्नल एजेंट मैंने वर्क किया था ब्लॉक को ऊपर ले जाने में, वो छोड़ने के बाद दोबारा से वो नीचे जाके रिकवर कर दिया वर्क को। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि सर कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अब आप बताओ। अब हमें मजा आ जा रहेगा कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। एकदम बढ़िया सर, ये आपने बता दिया हमें अभी तुरंत। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। अरे वाह सर, ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपने अभी तुरंत। इट इज सेंट्रल इन नेचर। जैसे mg लग रहा है तो वो सेंटर टू सेंटर ही लगेगा। ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो दो ब्लॉक के बीच में सेंटर टू सेंटर ही लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेंटर टू सेंटर ही लगेगा। तो सेंट्रल फोर्सेस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेस का कि दो बॉडी है सपोज करो, तो ये कहीं भी नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, इसी सब पाथ पे नहीं लगेगा। किधर लगेगा, इन दोनों का सेंटर डिसाइड करेगा। और दोनों ये जो एक लाइन है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन, क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन, ये फोर्सेस हमेशा इधर ही लगेगा। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों के ऊपर ग्रेविटी फोर्स इसी तरीके से सेंटर टू सेंटर लगता है। ऐसे फोर्सेस को दुनिया सेंट्रल फोर्सेस बोलती है, C1 C2। और ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर ही लगता है। तो ये एक नया चीज बताया
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी काम आएगा, ग्रेविटेशन में होगा कि वो जो फोर्सेस हैं वो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बार बार मैं बोल रहा हूं, जो रुके हुए चार्ज के चलते होता है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, उसके ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। फिर मैंने बताया व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट्स, ये बताने वाला हूं, वेट 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 वेट, तो अभी बोल तो दिया था, पढ़ सकते हो तुम, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो सिस्टम पे, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो चेंज कर सकता है, बट नेट सम जो होगा दोनों का, जिसे अभी तुरंत हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वो कभी सिस्टम का चेंज नहीं करता है, और इस थ्योरम को दुनिया बोलती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो कंजर्वेटिव फोर्स के चलते ही हो रहा है पूरा का पूरा वैलिड, क्योंकि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो एनर्जी का लॉस करा देगा, तो उसका सम कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट करता है तो हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं अभी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, वो कंजर्व रहता है, राइट। और नॉन कंजर्वेटिव होता है, उसका वर्क डन जीरो करना होता है, अभी तुरंत वहीं जा रहे हैं, डोंट वरी। तो ये अभी आधा पढ़ा है, आधा बचा हुआ है। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, कंप्लीटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्क डन कंप्लीटली रिकवरेबल है, वापस दे देता है, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये मैंने पूरा एग्जाम्पल कोट किया, फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां लिख दूं, यहां पे, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहला जल्दी से बताओ mg फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन, अरे पगला गए हो क्या, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो मूविंग चार्जेस के चलते होता है वो नहीं होता है कंजर्वेटिव, ध्यान रखना, ये लिख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है रुके हुए चार्ज के चलते। मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स दो तरीके का होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी दो तरीके का होता है। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स जो करंट के मूवमेंट के चलते, किसी फाइन वायर में करंट जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर देता है, उसके चलते नहीं होगा कंजर्व, वो नहीं है, वो मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्जेस के चलते करंट डेवलप हुआ, वहां पे कंजर्वेटिव नहीं होता। इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब होता है कि बार मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक फोर्स है, बार मैग्नेट के चलते, बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जो रियल नेचुरल एग्जिस्टिंग मैग्नेट है, इसका हमेशा फील्ड लाइंस इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ की तरफ होता है अंदर में, और बाहर में साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन तो करता है, बट ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। यहां पे देखो मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है बार मैग्नेट के ऊपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो रुके हुए चार्ज के चलते होता है वो भी, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह कुछ चीजें हैं जो अपन 12 वाले पार्ट में कवर करते हैं, कि जब कोई करंट फ्लो करने लगे उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता। रियल एग्जिस्टिंग नेचुरल मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होता है उसी के अगेंस्ट एटसेट्रा, उसी के अगेंस्ट हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, क्योंकि यही सब एनर्जी को स्टोर करा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां पे कोई भी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड ही नहीं होता, यहां पे एनर्जी का लॉस होता है। मैंने बार बार बोला लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस, लिख लेना, यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है कहां पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, देख लो, डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब है। फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर, जैसे मैंने बताया था। एग्जाम्पल इसका फ्रिक्शन फोर्स, बोलो 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 बोलो,
क्या? फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन। दूसरा एयर रेसिस्टेंस, है ना, एयर रेसिस्टेंस। तीसरा जल्दी से बताओ, विस्कस। चौथा एक्सेट्रा लिख लो इस तरीके से, कोई भी, मैं भी एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, टेंशन फोर्स है, ये सब क्या हो जाएंगे? जल्दी बताओ, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, जैसे मैंने वेलोसिटी दे रहा था, लॉस कर रहा था एनर्जी का, रिकवर नहीं कर पा रहा था। और बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मे बी डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, जो अभी बता रहा था मैं। ऐसे धक्का दे रहा था तो वो रगड़ किया, हाथ को रगड़ के देखो, देखो गर्म हो जा रहा है हाथ, तो वही हुआ, फ्रिक्शन होने के चलते एनर्जी लॉस हो रहा है। डिसिपेट का मतलब लॉस होता है हीट एनर्जी के टर्म्स में। तो दीज आर जो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करना था तुम्हें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। अब होगा रियल धमाका जब हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा चीज सर? पोटेंशियल एनर्जी। और फिर बताऊंगा मैं कैसे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ये तुरंत से खत्म नहीं होगा, अभी सामने एक और लेक्चर देंगे, उसमें अब पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन, ग्रेविटेशनल एनर्जी और खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अपन है नया बैच में, जो कि इंडिया का एक ऐसा बैच है जो किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट की गारंटी देता है। चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी करो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये एक ऐसा बैच है जो गारंटी दे रहा है 100% फिजिक्स स्कोर करने का। वेदर इट इज 180 आउट ऑफ 180, आप 100% जेईई मेन में करो या फिर नीट में 180 आउट ऑफ 180 करो। तो मिलेंगे बच्चों। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग। एक और सेशन 8:30 आज ही आएगा। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग।